तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यही कहूँगा कि लक्ष्य अपना अर्जुन के तीर जैसा रखना, कि लक्ष्य अपना अर्जुन के तीर जैसा रखना और हौसला सरहद पर खड़े वीर जैसा रखना। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 17, जिसमें जानेंगे राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। इनको 3 ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से याद करेंगे, जिसमें जानेंगे नेशनल लैंग्वेज मतलब कि राष्ट्रभाषा, स्टेट लैंग्वेज मतलब कि राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कि राजभाषा, और जो राजभाषा की विकास से संबंधित संस्थाएं चल रही हैं इनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जो भारतीय संविधान का भाग 17 है, जिसमें राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण टर्म हैं, उनको देख लेते हैं। जिसमें पहला आता है राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा मतलब कि नेशनल लैंग्वेज। तो नेशनल लैंग्वेज किसे कहते हैं? जो किसी भी देश की सबसे लोकप्रिय भाषा होती है उसके लिए क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मानते हैं कि भारत में हिंदी सबसे लोकप्रिय भाषा है, और जैसे कि पाकिस्तान में उर्दू सबसे लोकप्रिय भाषा है ना, तो उसको ही क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। इनमें सूक्ष्म सा अंतर रहता है। इसके बाद राज्य भाषा मतलब कि जो स्टेट की लैंग्वेज होती है, जो राज्य की सबसे लोकप्रिय भाषा होती है, उसके लिए क्या कहते हैं? राज्य भाषा कहते हैं। अब हर राज्य की एक लोकप्रिय भाषा अलग हो सकती है, जैसे कि बिहार। अगर बिहार राज्य की बात करें तो हिंदी लोकप्रिय भाषा है ना। वहीं पर अगर बात करें जैसे महाराष्ट्र की मराठी और गुजरात की गुजराती। इसके बाद बात करते हैं राजभाषा की। तो राजभाषा मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें सरकार के कामकाज होते हैं, उसको ही क्या कहा जाता है? ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज को दरबारी भाषा भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखना। और इसके लिए जिस भाषा में कामकाज या पेपर वर्क की भाषा भी कही जाती है, किसके लिए? राजभाषा के लिए। तो यही भाग 17 में टर्म आने वाले हैं, जो कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक ये आपको टर्म देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 343 से लेकर के 345 तक। इसमें आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है? इसमें आपको ट्रिक याद रखनी है कि संघ के लिए समिति कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। ये आपको याद रखना है कि संघ के लिए समिति कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। ये ट्रिक आपके अनुच्छेद 343 से लेकर 345 तक के लिए है। संघ, तो संघ से क्या आ जाएगा आपका? आर्टिकल 343 आ जाएगा। आर्टिकल 343 क्या कहता है कि इसमें संघ की जो भाषा है उसके प्रावधान दिए गए हैं। इसके लिए इसके बाद समिति, अभी इनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसके बाद समिति, तो समिति से क्या आ जाएगा? आर्टिकल 344 आ जाएगा। आर्टिकल 344 क्या कहता है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की जो समिति की चर्चा की गई है वह कौन से अनुच्छेद में की गई है? 344 में की गई है। इसके बाद राज्य, तो राज्य से क्या आ जाएगा आपका? आर्टिकल 345 आ जाएगा। आर्टिकल 345 क्या कहता है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं की चर्चा की गई है। किस में? आर्टिकल 345 में। तो ये आपकी ट्रिक थी। अब इनको विस्तार पूर्वक देख लेते हैं, 3 अनुच्छेदों को। इसके बाद में नेक्स्ट ट्रिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 343 पर। तो आर्टिकल 343 क्या कहता है कि संघ की राजभाषा। अब संघ की क्या राजभाषा होगी? तो इसमें ये अलग अलग अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 343 का ये, 343 का 2 और 343 का 3। तो अनुच्छेद 343 का एक क्या कहता है कि जो संघ की राजभाषा है वह क्या होगी? हिंदी होगी। और जो इसकी लिपि है वह क्या है?
देवनागरी है। तो जो संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, यह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 343 का एक कहता है। अब इसी में दूसरा अनुच्छेद है 343(2), जो क्या कहता है कि परंतु 15 वर्ष की अवधि तक जो शासकीय प्रयोजनों की भाषा रहेगी उसमें अंग्रेजी का भी प्रयोग होता रहेगा। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 343(2) कहता है। इसके बाद अनुच्छेद 343 का 3 क्या कहता है कि अगर सरकार चाहे तो अंग्रेजी का प्रयोग 15 वर्ष के बाद भी कर सकती है या जारी रख सकती है। तो इसी प्रावधान को देखते हुए इसके बाद एक अधिनियम आता है, राजभाषा अधिनियम, जो कब आता है? 1963 में आता है। और इसमें जो अंग्रेजी को 15 वर्ष के लिए एक सहायक भाषा बनाया गया था, उसकी जो अवधि थी वह अनिश्चित काल तक बढ़ा दी जाती है। तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को सहायक भाषा का जो दर्जा दिया था उसको अनिश्चित काल तक किस अधिनियम के द्वारा बढ़ाया गया था? तो राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा बढ़ाया गया था। अब इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 344। तो आर्टिकल 344 क्या कहता है कि इसमें राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति की चर्चा की गई है। तो राजभाषा के संबंध में आयोग और समिति की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो आर्टिकल 344 में की गई है। अब इसी के अंतर्गत आपको 2 अनुच्छेद पढ़ने हैं, जिसमें आर्टिकल 344 का एक क्या कहता है कि जो राजभाषा आयोग का गठन है वह कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कितने वर्ष में? प्रत्येक 5 वर्ष में। तो प्रत्येक 5 वर्ष में राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत? तो 344(a) के तहत करता है। अब बात करें कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बाल गंगाधर खैर, बीजी खैर भी बोलते हैं इनको, इनके द्वारा प्रथम राजभाषा आयोग की अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद इसी में एक अनुच्छेद और आता है, आर्टिकल 344 का 4, जो क्या कहता है कि प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि पर राष्ट्रपति संसदीय राजभाषा समिति का गठन करेंगे, जो राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच करेगी। तो संसदीय राजभाषा समिति का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने वर्ष की अवधि पर करता है? तो 10 वर्ष की अवधि पर करता है। और भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद के तहत करता है? तो आर्टिकल 344(4) के तहत करता है। अब वहीं पर बात की जाए कि प्रथम संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया था? तो नवंबर 1957 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता गोविंद बल्लभ पंत, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, इनकी अध्यक्षता में प्रथम संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाता है, जिसमें कुल 30 सदस्य थे, जिसमें 20 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से शामिल किए गए थे। जो संसदीय राजभाषा समिति है यह अपनी रिपोर्ट 8 फरवरी 1959 को प्रस्तुत करती है। इसके बाद अनुच्छेद 345। तो अनुच्छेद 345 क्या कहता है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं की चर्चा की गई है। अब इसमें राज्य मतलब कि जो भारत देश के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं, जिसमें प्रत्येक राज्य की राजभाषा अलग अलग है। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 345 कहता है। इसमें भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा घोषित किया हुआ है। वहीं पर मेघालय, मिजोरम और नागालैंड 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर राजभाषा क्या है? इंग्लिश है। वहीं जो अंग्रेजी है इसको केंद्र तथा राज्यों में एक सहायक भाषा के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये पॉइंट आप याद रखना कि इंग्लिश, अगर आपकी राजभाषा संस्कृत है तो आप इंग्लिश आपकी क्या रहेगी? सहायक राजभाषा रहेगी। तो ये आपकी ट्रिक थी कि संघ के लिए समिति कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। ये आपकी आर्टिकल 343 से लेकर 345 तक थी।
अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक पर बात करते हैं। आर्टिकल 346 से लेकर 348 तक, इसमें आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है कि जो पत्राचार के माध्यम से राष्ट्रपति अंग्रेजी में संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति किसके माध्यम से संबोधित करेंगे? पत्राचार के माध्यम से। और किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में करेंगे। ये आपकी ट्रिक है, बहुत ही शानदार और मज़ेदार है और आसान भी है। तो इसके बाद देख लेते हैं पत्राचार। तो पत्राचार से आपका कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? आर्टिकल 346 आ जाएगा। तो आर्टिकल 346 क्या कहता है कि एक राज्य या दूसरे राज्यों के बीच या संघों के बीच में जो पत्राचार मतलब कि कम्युनिकेशन की भाषा है, राजभाषा क्या है? हिंदी या इंग्लिश होगी। यह कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 346 कहता है। तो पत्राचार आ रहा है ना, मुख्य वर्ड मेंशन किया हुआ है। इसके बाद राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति से आपका कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? आर्टिकल 347 आ जाएगा। आर्टिकल 347 क्या कहता है? किसी राज्य की जनसंख्या की मांग पर किसी भाषा को राजभाषा कौन घोषित कर सकता है? राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। इसके बाद अंग्रेजी, तो अंग्रेजी से आपका आर्टिकल 348 आ जाएगा। आर्टिकल 348 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो अधिनियम होते हैं या विधेयक होते हैं या फिर जो सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है या राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जो भी अध्यादेश जारी किए जाते हैं उनकी भाषा क्या रहेगी? अंग्रेजी रहेगी। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 348 कहता है। तो आपको आर्टिकल 346 से लेके 48 तक कौन सी ट्रिक याद रखनी है? जो पत्राचार के माध्यम से राष्ट्रपति अंग्रेजी में संबोधित करेंगे। चलिए अब इनको विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 346 पर। तो आर्टिकल 346 क्या कहता है कि एक राज्य और जो दूसरे राज्यों के बीच में जो बातचीत करना है या कम्युनिकेशन करना है या फिर संघ मतलब कि राज्यों के बीच के अलावा देशों के बीच के जो पत्राचार मतलब कि जो कम्युनिकेशन की भाषा रहेगी वह क्या रहेगी? हिंदी या फिर अंग्रेजी रहेगी। इसके अलावा कोई और दूसरी लैंग्वेज आप यूज नहीं कर सकते। यह कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 346 कहता है। इसके बाद आर्टिकल 347। आर्टिकल 347 क्या कहता है? किसी राज्य की जनसंख्या की मांग पर किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा राष्ट्रपति दे सकते हैं। जैसा कि अभी भोजपुरी भाषा के लिए चल रहा है, हो सकता है कि यह भारतीय संविधान की 23वीं भाषा बन जाए जो 8वीं अनुसूची में शामिल हो सकती है। तो किसी बाहुल्य जनसंख्या की मांग पर किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 347 के तहत। इसके बाद आर्टिकल 348। आर्टिकल 348 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो अधिनियम या विधेयकों इसके अलावा प्रयोग की जाने वाली जो राजभाषा रहेगी वह क्या रहेगी? इंग्लिश होगी, मतलब कि अंग्रेजी होगी। वहीं सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना की भाषा और राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश आर्टिकल 123 और 213, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और 213 के तहत राज्यपाल करते हैं। जो इनके अध्यादेश जारी करने की जो लैंग्वेज रहेगी, कौन सी लैंग्वेज में रहेंगी? अंग्रेजी भाषा में रहेंगे। यह कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 348 कहता है। तो ये थे आपके 346 से लेकर 348 तक के लिए ट्रिक। अब इसके बाद में बात करते हैं 349 से लेकर 351 तक। याद रखने के लिए आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है कि संयुक्त रूप से सभी शिकायतों को दूर करना सरकार का कर्तव्य है। संयुक्त रूप से सभी शिकायतों को दूर करने का कर्तव्य किसका है? सरकार का है। तो ये आपकी ट्रिक रहेगी आर्टिकल 349 से लेकर 351 तक। तो इसमें देख लेते हैं संयुक्त। तो संयुक्त से क्या आ जाएगा? आर्टिकल 349 आ जाएगा। आर्टिकल 349 क्या कहता है कि राजभाषा संबंधी सुधार के लिए जो राजभाषा आयोग है या फिर संयुक्त संसदीय समिति मतलब कि जेपीसी, संयुक्त संसदीय समिति, संयुक्त आ रहा है ना, मुख्य वर्ड मेंशन किया हुआ है, बार बार बोल रहा हूँ आपसे। तो गठन किया जाएगा और इसकी सिफारिश पर संसद में इसको 2/3 बहुमत से पारित
किया जाएगा। अब इनको विस्तार पूर्वक देख लेंगे। इसके बाद शिकायतों, तो शिकायतों से आपका कौन सा अनुच्छेद आ जाएगा? अनुच्छेद 350 आ जाएगा। आर्टिकल 350 क्या कहता है कि किसी व्यथा या शिकायत के संबंधित अधिकारी को जो सूचना दी जाएगी उसे आप किसी भी भाषा में दे सकते हो। जैसे कि आपके जिला में अपने कलेक्टर के लिए किसी व्यथा या शिकायत करना चाहते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको हिंदी या फिर अंग्रेजी में ही अपनी शिकायत की सूचना उसको दें। आप की जो लोकल लैंग्वेज है, जो आपकी स्थानीय भाषा है, उसमें भी आप शिकायत कर सकते हो। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 350 कहता है। इसके बाद कर्तव्य, तो कर्तव्य से आपका क्या आ जाएगा? कर्तव्य से आपका आ जाएगा अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 क्या कहता है कि हिंदी भाषा के विकास करना किसका कर्तव्य है? सरकार का कर्तव्य है। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 351 कहता है। तो आर्टिकल 349 से लेकर 351 तक आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है कि संयुक्त रूप से सभी शिकायतों को दूर करना सरकार का कर्तव्य है। चलिए अब इनको एक एक करके विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 349। आर्टिकल 349 क्या कहता है कि राजभाषा संबंधी सुधार के लिए राजभाषा आयोग या संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन किया जाता है और इसकी सिफारिश की संसद से 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि प्रथम राजभाषा आयोग और प्रथम संसदीय समिति आयोग का गठन किया गया था, जिनको अभी देख चुके हो। इसके बाद आर्टिकल 350, तो आर्टिकल 350 क्या कहता है कि किसी व्यथा या शिकायत से जो संबंधित अधिकारी रहता है, अगर आप उसको उसकी सूचना देना चाहते हो तो वह आप किसी भी भाषा में दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि वह भाषा राजभाषा हो। तो ये आपका कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 350 कहता है। इसी में आपको दो अनुच्छेद और याद रखने हैं। जैसा कि अनुच्छेद 350 का जो क्या कहता है कि जो बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दी जाती है वह उसकी मातृभाषा मतलब कि राजभाषा में ही दी जाएगी। और दूसरा अनुच्छेद 350 का क्या कहता है कि जो भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधान दिए जाने चाहिए। ऐसा भारतीय संविधान के दो अनुच्छेद और हैं, 29 और 3, जो कि अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं। उनको मैं विस्तार पूर्वक ऑलरेडी समझा जा चुका हूँ, तो देख लेना आप। इन अनुच्छेदों का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दे ही दूंगा। इसके बाद लास्ट है आपका आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 क्या कहता है कि जो हिंदी भाषा का विकास करने का कर्तव्य है वह किसका है? सरकार का है। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 351 कहता है। तो ये थे आपके आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक, जिनको ट्रिक के माध्यम से याद किया। अब इसके बाद में बात करते हैं कि जो राजभाषा के विकास से संबंधित संस्थाएं चलाई जा रही हैं उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय हिंदी समिति, इसका गठन कब किया गया था? तो 1967 में किया जाता है, याद रखना। और जो इसका अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो अभी वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष? श्री माननीय नरेंद्र मोदी। ये याद रखोगे आप। इसका कार्य क्या है केंद्रीय हिंदी समिति का? कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना, यह किसका दायित्व है या कर्तव्य है? तो केंद्रीय हिंदी समिति का है। इसके बाद अब बात करते हैं विभिन्न मंत्रालयों के अधीन संस्थाएं। सबसे पहले जानते हैं शिक्षा मंत्रालय के अधीन संस्थाएं, इसमें बात करते हैं साहित्य अकादमी। इसकी स्थापना 1954 में नई दिल्ली में की जाती है और यह साहित्य को बढ़ावा देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। तो साहित्य को बढ़ावा देने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन है? साहित्य अकादमी है, जिसकी स्थापना 1954 में नई दिल्ली में की गई थी, जो कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसके बाद राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी और इसका कार्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान एवं साहित्य की जो पुस्तकें हैं वह कम मूल्य में जनता को उपलब्ध कराना।
तो शिक्षा, विज्ञान एवं साहित्य की पुस्तकों को कम मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराने का कार्य किसका है? राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का है, जो कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन 1957 से काम कर रही है। इसके बाद केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी, यह भी शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उसका कार्य क्या है कि शब्दकोशों और विश्वकोशों तथा जो हिंदी भाषी राज्य हैं, अहिंदी भाषी राज्य हैं, उनके लिए पाठ्य पुस्तक का प्रकाशन करने का कार्य किसका है? केंद्रीय हिंदी निर्देशालय का है। अब बात करते हैं गृह मंत्रालय के अधीन जो संस्थाएं हैं, इसमें सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी और यह अनुवाद से संबंधित देश की सबसे बड़ी संस्था है। यह कौन से मंत्रालय के अधीन है? तो गृह मंत्रालय के अधीन है। इसके बाद राजभाषा विभाग, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी और यह संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग से संबंधित संस्था है। इसके बाद राजभाषा विधायी आयोग, जो कि पहले गृह मंत्रालय के अधीन हुआ करता था, पहले गृह मंत्रालय के अधीन था, लेकिन आज वर्तमान में बात की जाए तो विधि एवं कानून मंत्रालय के अधीन है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और इसका कार्य क्या है? यह जो कानूनी से संबंधित हिंदी पाठ का निर्माण करना राजभाषा विधायी आयोग का कर्तव्य है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। तो दोस्तों, ये थे आपके भारतीय संविधान के भाग 17 से महत्वपूर्ण अनुच्छेद तथा उससे संबंधित संस्थाएं, जिनको एक बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से साथ ही विस्तार पूर्वक जाना। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।